नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए एक टॉप भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुछ ही घंटों के बाद एक सीनियर कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। राजनयिक को 5 दिनों के भीतर भारत देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कनाडाई संसद को संबोधित करते हुए कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ हो सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कनाडा के विदेश मंत्री ने भी ये बातें कही हैं। इसके बाद भारत ने बयान जारी कर कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि कनाडा का हत्या का आरोप लगाया बेहद ही बेतुका और राजनीति से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को आज बुलाया गया है। उन्हें बताया गया कि भारत ने नई दिल्ली में मौजूद एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को देश छोड़कर जाने का कहने का फैसला किया है। राजनयिक को 5 दिन के भीतर भारत छोड़कर जाने को कहा गया है। अगली खबर, तमिल इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और संगीतकार विजय एंटनी की बेटी मीरा का निधन हो गया है। मीरा की मंगलवार 19 सितंबर की सुबह चेन्नई में आत्महत्या से मृत्यु हुई है। वह 16 साल की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वह सुबह 3 बजे परिवार के चेन्नई स्थित घर में मृत पाई गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार वह तनाव में थी, वह इसीलिए इलाज भी करवा रही थी। विजय और उनके परिवार में अभी तक इस हृदय विदारक घटना के बारे में कोई जानकारी या बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मीरा का शव कथित तौर पर मंगलवार की सुबह चेन्नई के तेन्नमपेट इलाके में अपने घर में ही लटका हुआ पाया गया था। दावा के मुताबिक मीरा शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ती थी और वह अवसाद से जूझ रही थी। हालांकि अब मीरा की मौत के मामले में उनके तनाव की बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह भी खबर है कि पुलिस अधिकारी उनकी मौत को लेकर जांच कर रही है। अगली खबर, महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को सदन में पटल पर रखेंगे। सूत्रों के अनुसार विधेयक कल यानी कि 20 सितंबर को लोकसभा से चर्चा के बाद पास हो सकता है। वहीं 21 सितंबर को विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संविधान संशोधन को विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण 2010 में लाए गए विधेयक से अलग होगा और इसमें संसद और विधानसभाओं से आगे अन्य विधायी निकायों में भी महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि महिला आरक्षण के रोटेशन के आधार पर 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। बता दें कि साल 1996 से ही महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ये प्रयास सफल नहीं हो पाया है। साल 2010 में यूपीए की सरकार में भी महिला आरक्षण विधेयक संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया गया था। वहां से विधेयक पास भी हो गया था, लेकिन सहयोगी पार्टियों के दबाव के चलते यह विधेयक लोकसभा में नहीं लाया जा सका था। अगली खबर, देश की राजनीति चरम पर ही थी कि अब आरएसएस यानी कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ भी इस बीच काफी उभर कर आ रहा है। बता दें कि देश में इस समय कई विवाद है जिनको लेकर राजनीति की लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या फिर राम मंदिर के होने वाला उद्घाटन। इस बीच राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का सक्रिय होना काफी हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, यह हैरानी की बात है क्योंकि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जल्द ही लखनऊ में अपनी समन्वय बैठक करने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि इस बैठक में बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी भी होगी। दरअसल आज राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और बीजेपी नेताओं की शाम के वक्त एक समन्वय बैठक होने वाली है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह बैठक काफी मायने रखती है। जी हां, इस बैठक के दौरान चुनावी रणनीति को तैयार करने से लेकर चुनावी अहम मुद्दों पर भी बात किए जाने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि 22 सितंबर के दिन संघ संचालक मोहन भागवत खुद ही लखनऊ पहुंचने वाले हैं। ये राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। आज की होने वाली इस बैठक में बीजेपी के कई बड़ी नेताओं के शामिल होना है, जिनमें के कई नाम पार्टी के नींव भी कहलाते हैं। बता दें कि इस राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे कई नेता शामिल हो सकते हैं। अगली खबर, AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असैफुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वे इस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उनका दम ही घुटने लगता। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गठबंधन भाड़ में जाए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं मिलने पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
ओवैसी ने कहा, हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, मुझे इससे परवाह भी नहीं है, वहाँ मेरा दम घुटता है। वे अपनी विचारधारा पर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें टिकट देंगे तो उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं ये तो खुले तौर पर कह रहा हूं कि वे इस बंद दरवाजे के पीछे कहते हैं। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि वायनाड में राहुल की डूबती नैया को मुस्लिम लीग ने बचाया था। जब वे 2019 में लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट हार गए थे। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अमेठी राहुल की पारंपरिक सीट भी रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार मिली थी। अगली खबर पंजाब के मोगा जिले के बल्ली से दल्ला गांव से एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक बलजिंदर सिंह बल्ली कांग्रेस का एक स्थानीय नेता था। सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने कांग्रेस नेता उनके घर में घुसकर गोली मार दी, जिसके बाद 45 वर्षीय कांग्रेस नेता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जे और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है। कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली को बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। घटना की कथित सीसीटीवी फुटेज में हमलावर के फरार होने से पहले उसे बलजिंदर सिंह बल्ली पर गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद बल्ली के दल्ला गांव यह खबर आग की तरह फैल गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई, लेकिन अब तक आरोपी फरार हो चुका था। गोलियों से लहूलुहान होकर गिरे बलजिंदर सिंह को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक बलजिंदर सिंह बल्ली कांग्रेस पार्टी से मोगा जिले के अजीतवाल ब्लॉक के पार्टी प्रमुख थे। हालांकि कांग्रेस नेता के कितनी गोलियां मारी गई थी, इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। अगली खबर पुरानी संसद के विदाई भाषण में सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए कहा कि यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आज़ादी की पूर्व यह खंड एक तरह से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था। आज़ादी के बाद में संविधान ने यहाँ आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता से हस्तांतर किया। उन्होंने कहा कि उस प्रक्रिया का साक्षी ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में हमारे तिरंगे राष्ट्रगान को अपनाया गया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आज़ादी के बाद अनेक अवसर पर आए जब दोनों सदनों को मिलकर भारत के भाग्य के गढ़ने की सहमति बनाई गई। 1992 में करीब 42 राष्ट्र अध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 86 बार संबोधन किया गया है। दोनों सदनों में मिलकर करीब 4000 कानून पास किए हैं। संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा हुआ है, लेकिन पहले 3 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं जिस स्थान पर हूँ उस जानकारी के आधार और विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूँ, उस आधार पर कह रहा हूँ कि दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुँच कर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।